नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सुबह की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लगी है। खाना बनाने के दौरान आग लगा है। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए हैं और सभी घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। नौबतपुर थाना के महमदपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। 5 लोग एक ही परिवार के झुलस गए हैं। तो रसोई गैस इस्तेमाल के दौरान कुछ सावधानी बरतने से आप हादसे से बच सकते हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर को हमेशा सीधा रखें, आधा या फिर तिरछा कभी ना रखें। गैस चूल्हा सिलेंडर से कम 6 इंच ऊपर समतल जगह पर रखें। चूल्हे को ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर से सीधी हवा ना लगे। रसोई में गैस सिलेंडर के अलावा कोई ज्वलनशील पदार्थ, मिट्टी का तेल या पेट्रोल ना रखें। चूल्हा जलाते समय पहले माचिस की तीली जलाएं, उसके बाद गैस ऑन करें। खाना बनाते समय कोई अन्य कार्य ना करें, बल्कि चूल्हे के पास ही मौजूद रहें। सूती कपड़े पहनकर या फिर एप्रन पहनकर ही खाना बनाएं। गैस की गंध आने पर बिजली का स्विच, लाइटर, माचिस बिल्कुल ना जलाएं। गैस का गंध आने पर सभी खिड़की दरवाजे खोल दें। गैस लीक होने पर रेगुलेटर को हटाकर सेफ्टी कैप भी लगा दें। अगले कुछ दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं। लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन आपकी खुशियों पर आतंकियों की स्याह नजर है। और ये हम नहीं, बल्कि दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र से पकड़े गए आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है। आतंकी आंच अब बिहार भी पहुंच चुकी है। रेलवे ने एक चिट्ठी के जरिए अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा चाक चौबंद है। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन की बोगियों में पुलिस की पैनी नजर है। डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामान की गहन जांच हो रही है। रेलवे स्टेशन पर इतनी चौकसी समस्तीपुर रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा आयुक्त की इस चिट्ठी के बाद बरती जा रही है, जिसमें उन्होंने आतंकी खतरे को लेकर 13 जिलों के एसपी सहित रेल पुलिस को अलर्ट किया है। तकरीबन सभी सीमावर्ती जिलों में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बात करें समस्तीपुर की, तो यहाँ हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में 2 आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद समस्तीपुर स्टेशन पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चौकस कर दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में अलग अलग टीम रेलवे स्टेशन पर कई स्क्वाड डॉग के साथ लोग हैं स्टेशन पर, उनकी जांच की जा रही है। इनपुट के मुताबिक आतंकी आरडीएक्स के जरिए बड़ा धमाका करने की फिराक में है। लिहाजा पूर्व मध्य रेलवे की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिसे पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिसके हवाले से ज्ञात हुआ है कि देश के विभिन्न जगहों पर पुल पुलिया, रेलवे ट्रैक एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोटक आरडीएक्स का प्रयोग कर क्षतिग्रस्त करने की मंशा है, जिससे रेल के पुल पुलिया, रेलवे ट्रैक तथा रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। इधर पार्सल ब्लास्ट की घटना के बाद से ही दरभंगा रेलवे प्रशासन सतर्क है। पार्सल ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब आईएसआई आतंकियों की इनपुट के बाद रेलवे प्रशासन के कान खड़े हो चुके हैं। लिहाजा स्टेशन परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की कमी तो काफी है, लेकिन तात्काल जो अलर्ट है उसको लेके जीआरपी अभी पूरे स्टेशन पर कमान संभाले हुई है और सतर्कता देखी जा रही है। दरअसल 7 दिन पहले दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी से गिरफ्तार इन 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि सभी आतंकी नवरात्रि और रामलीला के दौरान धमाका करना चाहते थे। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी।
आतंकियों के निशाने पर भारतीय रेल भी है। इसी को देखते हुए नेपाल से सटे सीतामढ़ी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल सीमा पर बसा हुआ है और एक बार फिर से इस रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की है और यही वजह है कि सीतामढ़ी का यह जो रेलवे स्टेशन है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने वाले दिनों में पर्व त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। ऐसे में ट्रेनों के जरिए आवाजाही काफी अधिक बढ़ जाती है। भीड़ भाड़ होने की स्थिति में सुरक्षा में चूक का फायदा आतंकी उठा सकते हैं। ऐसे में सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार, सीतामढ़ी से राकेश रंजन और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चर्चित पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड पर आज फैसला हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं। चर्चित विकास रंजन हत्याकांड पर आज फैसला सुनाया जा सकता है। 13 साल बाद आज रोसड़ा कोर्ट फैसला सुना सकता है। 15 सितंबर को 14 आरोपी दोषी करार दिए गए थे। दोषियों में एलजेपी के रोसड़ा प्रखंड अध्यक्ष और मुखिया स्वयंवर यादव भी शामिल हैं। 25 नवंबर 2008 को विकास रंजन को गोली मारी गई थी। दफ्तर से निकलते वक्त विकास रंजन की हत्या की गई थी, जिस पर आज फैसला आ सकता है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी है। आईपीएस और डीटीओ के बाद अब कांस्टेबल के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पब्लिक मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज के 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और उन पर पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों की अवैध कमाई का आरोप है। काली कमाई का करोड़पति सिपाही, सिपाही के 9 ठिकानों पर छापा। आरा से अरवल तक हड़कंप। बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ा सा गेट, अंदर चल रही ईओयू की छापेमारी और गेट के बाहर खड़ी पुलिस। कल तक पटना के बेउर स्थित ये आलीशान मकान बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार धीरज के नाम से जाना जाता था, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी के बाद इस घर के मालिक की पहचान काली कमाई के करोड़पति सिपाही के रूप में होने लगी है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसी वजह से यहाँ ईओयू की टीम पहुंची है। शिकायत मिली थी कि आय से करोड़ों की संपत्ति जो है अर्जित किया है और ये संपत्ति जो नौकरी में रहते हुए वो नहीं कर सकता है और ये कहीं ना कहीं अवैध है, अवैध तरीके से कमाया हुआ राशि है। इसी की वजह से जो है एक शिकायत मिली थी। उसी शिकायत के बाद आर्थिक अपराध इकाई यहाँ पहुंची है और छापेमारी कर रही है। नरेंद्र कुमार धीरज के 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई। पटना के बेउर स्थित महावीर कॉलोनी के घर के अलावा भोजपुर जिले के सहार थाना के मुजफ्फरपुर गांव स्थित पैतृक आवास पर छापा पड़ा। अरवल के अरोमा होटल के सामने बने भाई के मकान पर भी छापा। आरा में भाई सुरेंद्र सिंह के कृष्णा नगर स्थित 4 मंजिला और 5 मंजिला मकान पर भी छापा पड़ा। आरा में भाई विजेंद्र कुमार विमल के कृष्णा नगर स्थित 5 मंजिला मकान पर छापा। आरा में ही भाई श्याम बिहारी सिंह के मॉल और आवासीय मकान पर छापा। आरा में भतीजा धर्मेंद्र कुमार के आशुतोष ट्रेडर्स के नाम की दुकान पर छापा पड़ा और आरा में ही भाई सुरेंद्र सिंह के नारायणपुर स्थित सीमेंट छड़ की दुकान और आवास पर भी छापेमारी की गई। आरोप है कि नरेंद्र कुमार धीरज ने जमीन और घर के साथ ही कई ट्रक भी खरीद रखे हैं। सोमवार को ही एक एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद ईओयू ने उनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। सोचिए जरा, क्या एक सिपाही के पास इतनी संपत्ति संभव है? और जब पुलिस वाले ही भ्रष्टाचारी बन जाएंगे तो भ्रष्टाचार पर लगाम कौन लगाएगा? दानापुर से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। औरंगाबाद के रफीगंज में पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई हैं। किसानों ने ट्रैक्टर से कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे खाद को रोक दिया और हंगामा करने लगे। इसकी सूचना के बाद पुलिस ने
ताकत के बल पर किसानों को रोकने की कोशिश की, जिससे किसान भड़क गए। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। किसानों पर जमकर लाठियां चटकाई गई, जिसमें कई किसानों को भी चोटें आई हैं। वहीं उग्र किसानों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि इफ्को बाजार से एक ट्रैक्टर खाद बाहर ले जाई जा रही थी। किसानों का कहना है कि मार्केट में खाद नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ काला बाजारी हो रही है, जिसका विरोध करना किसानों को महंगा पड़ गया। लाइन में लगा हुआ था लोग, इसी बीच में आके लोग कुछ लोग आने के आके हंगामा किए कि खाद मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। और इसी बीच में आने की जो है पथराव हो गया। एक आदमी ने किया, उसके पीछे 5 आदमी था और होने के बाद जनता ने उसको प्रशासन आया, प्रशासन पर भी जनता ने आने की जो है क्रोध से 2 लोग चाह रहे थे कि हंगामा हो जाए, खाद नहीं बटे, वही लोग आने की जो है प्रशासन पर भी। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र में गोपालपुर में एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा सासाराम आरा स्टेट हाईवे पर हुआ। लोगों के विरोध के बीच काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेजा है। लोगों का कहना था कि नोखा की गोपालपुर के पास आए दिन हादसा होता रहता है। मृतक में एक युवक का नाम राज शर्मा बताया जा रहा है, जो आरा के मिल रोड का निवासी था। वहीं दूसरा युवक भोजपुर जिला के ही पीरो का बताया जा रहा है। इधर से जा रहा था, उधर से मैंने जो है बाइक वाला आ रहा था। किधर से आ रहा था? इधर से बाइक वाला। सनातन काल से ही जिस भगवान श्री राम को लोग मानते आ रहे हैं, आराध्य मानकर लोग उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, उस भगवान को, राम को बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नहीं मानते। रामायण में लिखी बातों को उचित मानते हैं, लेकिन रामायण के तथ्यों से इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसा क्यों है और क्यों आखिर सियासत के केंद्र में भगवान श्री राम आ गए हैं? जानने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए। रामायण वो ग्रंथ है जो सामाजिक समरसता के साथ साथ राम राज्य की संकल्पना बताता है, इंसान को जीने की पद्धति समझाता है, धर्म और अधर्म का भेद बताता है। लिहाजा रामायण को स्कूली शिक्षा में शामिल करने की मांग उठी है। लेकिन इन्हीं मांगों के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक विवादित बयान दे दिया है। मांझी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही काल्पनिक करार दे दिया है। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। अब चूंकि एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया है, ऐसे में बीजेपी के विरोधी कांग्रेस और आरजेडी मांझी के बयान की आड़ में अपना सियासी वजूद तलाश रहे हैं। सहयोगी बनकर सरकार में शामिल जीतन राम मांझी जी अब राम के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। वाह, ये जवाब तो भाजपा को देना चाहिए। राम के नाम पर राजनीति कीजिएगा और अपने सहयोगियों से राम के अस्तित्व को भी ठुकरवा दीजिएगा। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी एनडीए में हैं बीजेपी के साथ। वो कह रहे हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो अब बीजेपी को बताना चाहिए, जो लोग भगवान श्री राम के नाम पर नारे लगाते हैं और भगवान राम का नाम पर राजनीति करते हैं, वो बताएं आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी आखिर किसको ये आंख दिखा रहे हैं और किस पर ये कह रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में रामायण को सिलेबस में शामिल करने के फैसले के बाद बिहार में भी सिलेबस में शामिल करने की मांग उठी है, ताकि लोग अधिक से अधिक भगवान श्री राम के बारे में जान सके। बचपन में अलग से दादी माँ के साथ बैठ के सुनते थे, रामायण के बारे में जानते थे। अगर ये पाठ्यक्रम में होता तो अलग से सुनने की आवश्यकता नहीं होती। पाठ्यक्रम में अगर ये शामिल होता है तो बहुत ही बेहतर कदम होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम के जरिए जो बातें बताई गई हैं वो जीवन में उतारने वाली हैं, बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बागा के मंदार हिल पर अब रोपवे के जरिए पहुंचा जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। महज 4 मिनट में अब पहाड़ के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। मंदार पर्वत धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहां हजारों लोग पहुंचते हैं। रोपवे बनने के बाद अब ये पर्यटन का हब भी बन सकता है। खूबसूरत वादी, ऊंची ऊंची चोटियां और रोमांचक रोपवे की यात्रा बिहार के लोगों के लिए अब ये शौक सपना नहीं रहा, हकीकत बन चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 साल के अंदर बिहार के लोगों को 2 रोपवे की सौगात दी। नालंदा के बाद सीएम ने बांका के बौंसी में रोपवे का उद्घाटन किया। लोग जानते ही हैं, सब जगह का आने जाने का रास्ता बनाया हम लोगों ने, कई तरह का काम किया है। अब तो ऐसी कोई दिक्कत कहीं जाने की नहीं है। और आप जानते हैं कि बांका में हम लोग कितना खोज रहे हैं, एक एक जो ऐतिहासिक चीजें निकल रही हैं, तो सब जगह पर काम शुरू हो रहा है। आसपास के जिले भी काफी प्रभावित होंगे इससे। बहुत होगा। देखिए यहाँ पर इतने टूरिस्ट जो आते हैं अभी भी बहुत संख्या में आएंगे, इसलिए पर्यटन और हम लोगों का वन एवं पर्यावरण विभाग सब इसमें सक्रिय और पूरा का पूरा प्रशासनिक तौर पर। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री खुद रोपवे के जरिए मंदार पर्वत पर गए, वहां की खूबसूरती देखी और फिर नीचे आकर पर्वत की तलहटी में बने मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने ओढ़नी डैम का भी निरीक्षण किया। बोट पर सवार होकर सीएम नीतीश ने डैम की स्थिति देखी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। 2005 के बाद जो इनिशिएटिव नीतीश कुमार जी ने लिया, अब तो नक्सल मेरे ख्याल से बिहार में कहीं बहुत रेयर ही कहीं दिखता है। सही बोल रहे हैं आप, ये तो इतना बड़ा नक्सल का इलाका था, अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है और पर्यटन के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल सेंटर बन के इमर्ज कर रहा है। 786 मीटर ऊंचे मंदार पर्वत की खूबसूरती को नजदीक से देखने के लिए 377.36 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण कराया है। 4 सीटर रोपवे में 8 केबिन बनाए गए हैं, जिसमें से एक बार में 16 यात्री सवार हो सकेंगे। रोपवे के उद्घाटन के बाद 3 धर्मों की संगम स्थली मंदार में पर्यटकों की संख्या में तो इजाफा होगा ही, पर्यटक भी मात्र 80 रुपए खर्च कर 4 मिनट में मंदार पर्वत की ऊंची चोटी पर पहुंच सकेंगे और मंदार पर्वत की खूबसूरत वादी का नजदीक से दीदार कर सकेंगे। मंदार पर्वत का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से खासा महत्व है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इसका संबंध समुद्र मंथन से है, जिसके कारण इसका धार्मिक महत्व है और यह श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यह अलग बात है कि आज जिस मंदार में पर्यटन की तमाम संभावनाएं दिखाई दे रही है, वहां 2005 के पहले तक झाड़ झंखाड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। न्यूज 18 के लिए बांका से शैलेंद्र की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका में चांदन नदी के किनारे पुरातात्विक स्थल का हवाई सर्वेक्षण किया। आपको बता दें कि पिछले साल छठ घाट बनाने के दौरान नदी में पुरातात्विक अवशेष मिले थे। बाद में सीएम नीतीश कुमार खुद भदरिया पहुंचे थे और खुदाई का निर्देश दिया था। यहां अभी खुदाई चल रही है। मुजफ्फरपुर के की जेल से रिहा होकर घर पहुंचे हैं। 5 साल से बांग्लादेश की जेल में थे। 2016 में वे सीमा पार कर बांग्लादेश चले गए थे, जिसके बाद जासूस समझकर बांग्लादेश की पुलिस उन्हें जेल में डाल दिया गया था। घर वालों को करीब 13 महीने बाद उनके बांग्लादेश के जेल में होने का पता चला था। लंबे समय की कोशिश के बाद राम सुंदर की रिहाई हो सकी। उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि राम सुंदर सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं। 13 महीना पर हमरा सबके पता लगल, तब पता लगत तब हम सब जाके बुला के खोज के तब ले लिए। कैसे पता चला था आप लोगों की बांग्लादेश? पेपर द्वारा। पेपर के द्वारा बना। हाँ। कितना दिन वहाँ जेल में रहा है? 5 साल। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।